आज ये नया फ़ॉल्ट एक ठो सामने में आया है। नया तो नहीं है, पुराना प्रॉब्लम है। जैसे कि सैमसंग का फ़ोन में हैंग ऑन लोगो आता है तो हम लोग सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। तो ये 9A का सेट है और ये इसमें प्रॉब्लम यही है, ये हैंग ऑन लोगो है। तो 2-3 जगह से घूम फिर के सेट आया है और कस्टमर का कहना है कि कस्टमर का पास में उतना बजट नहीं है कि वो जो प्रॉब्लम है, देखिए बस यही रेडमी जो इतना आता है और इससे आगे नहीं जाता है। तो कस्टमर का कहना है कि मेरे को ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर 200-300 का अंदर अगर हो जाए तो ठीक है। तो जो भी दुकान वाला इसको देखा था वो लोग का कहना है कि इसमें रैम चेंज करना पड़ेगा, या तो रैम को निकाल के फिर से उसको सॉफ्टवेयर का काम करना पड़ेगा, तो तब जाके हो पाएगा। तो बोर्ड में ये देखिए, काम बोलने से सिर्फ यही एक जगह हुआ है चार्जिंग का जगह में, और कुछ काम नहीं हुआ है। और चार्जिंग का जगह में भी आईसी उठाया गया था जैसा दिख रहा है, बस उतना ही है और फिर से लगाया गया होगा, या तो अलग कुछ प्रॉब्लम होगा जिसका चक्कर में आईसी उठाया गया था। तो इसमें जो है कि हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि 9A का सेट में जो प्रॉब्लम इसमें है उस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि जो कि बन नहीं पाता है रैम चेंज करने का बाद भी। अब इस साइड पे देखते हैं तो बोर्ड पूरा फ्रेश नज़र आ रहा है, बस यहीं का खाली पतरा हटाया गया है, लेकिन बोर्ड पूरा फ्रेश है, कोई वर्क नहीं हुआ है। मतलब पावर आईसी का जो बॉक कॉइल होता है उसका सप्लाई को चेक करने के लिए इसको खोला गया था, तो नहीं तो कुछ काम नहीं हुआ है। और इस साइड पे हम उठा के देखते हैं कि सीपीयू और रैम में कुछ काम हुआ है या नहीं। ये जो है मोबाइल था, ये हाथ से गिरा हुआ मोबाइल है, ड्रॉप डाउन सेट है, तो इसमें भी कुछ काम नहीं हुआ है। रैम पे टोटली हाथ नहीं मारा गया है, मतलब जिस दुकान भाई ने काम किया वो रैम चेंज करने से पहले कस्टमर से ज़रूर पूछे हैं, तो वो शायद मना किए होंगे इसलिए, और दोबारा वो काम नहीं किए हैं। तो एक बार हम भी इसको कूल टेस्ट करके देख लेते हैं, आखिर जो लोगो प्रॉब्लम है वो रैम से है कि कहाँ से है। क्योंकि हमारा जो पहले भी जितना भी 6357 CRB लगा हुआ था जो भी मोबाइल में, उसमें पहले MMC था, रैम नहीं था। रैम और ये जो रैम और इधर जो रोम है, बस ये अभी का लेटेस्ट मॉडल में आ रहा है। तो एक बार इसको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम इसमें क्या है। तो एक बार कूल टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बोर्ड में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि मीटर अच्छा से दिखे। पावर आईसी का इनपुट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये जो 9A का सेट है ये आजकल मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आता है, और 9A का सेट एक नया प्रॉब्लम लेके आता है जो कि मतलब कि काम करने में बहुत दिक्कत होता है। तो 9A का सेट को जो पूरा समझ जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं है। 9A के बारे में अगर ज़्यादा जानना है, अगर उसका डेट का बारे में हो, 9A का कोई भी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो उसका मैं जल्द ही सल्यूशन लेके आऊँगा। ये देखिए बॉक कॉइल पर भी वोल्टेज तो नहीं, GR ओके है। तो ये जो है ये नेटवर्क का है, ये कॉइल जो है नेटवर्क का है। बाकी यहाँ पे जितना बचा इस साइड में और एक कॉइल है। तो टोटल जो है कि चार्जर लगाने से काम चालू हो जाता है, और इसमें से एक कॉइल रहेगा जो कि चार्जर लगाने का बाद चार्जर प्लस बैटरी लगाने से ही काम करता है, और कौन सा कॉइल में किस टाइप का वोल्टेज आता है और GR कितना आना चाहिए, और
प्रॉपरली एक रनिंग सेट में कितना कॉइल में चार्जर लगा के 6357 CRV में कितना कॉइल में चार्जर लगा के वोल्टेज आना चाहिए, कितना में चार्जर प्लस बैटरी लगा के वोल्टेज आना चाहिए, ये सब अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो एक तरफ से हमारा जो GR है बोलने से पूरा कंप्लीट है, GR इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो कि रैम चेंज करना बहुत ज़रूरी पड़ गया है, वो चीज़ जानना है। तो एक बार जानना है कि रैम को आखिर चाहिए क्या। जैसे कि एक आईसी को काम करने के लिए इनपुट वोल्टेज चाहिए, तब जाके आईसी अपना आउटपुट निकालता है। तो एक इनपुट वोल्टेज का साथ इसको क्या क्या चाहिए हम इसको पहले चेक करेंगे। और उसको चेक करने का पहले एक बार जान लेते हैं कि उसका इनपुट वोल्टेज कहाँ पे है और क्या क्या है। तो उसके लिए हम सीधी बर्नियों पे चलते हैं, मतलब आँख खोल के काम करना है, बंद करके नहीं। और आँख खोल के काम करने के लिए हम सीधा बर्नियों पे जाएंगे और एक नया प्रॉब्लम मिलेगा आप लोग को। ये देखिए बर्नियों में हम सीधा 9A पे चलते हैं, 9A का लेआउट और उसका स्कीमेटिक डायग्राम खोलते हैं, फिर उसको पहले समझ लेते हैं एक बार, फिर उसका बाद काम करने में आसान होगा। क्योंकि जब तक हम क्लियरली कोई भी चीज़ को समझेंगे नहीं और पूरा बोर्ड को चेक करेंगे, या तो रैम को डायरेक्ट निकाल देंगे और नया रैम लगा लेंगे, तब पर भी अगर काम नहीं किया तो इसलिए पहले चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी खोल लेते हैं और इसका बिटमैप भी खोल लेते हैं। देखिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, उसमें क्या होता है, जो नया दुकान खोले हैं वो भाई लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पहले देखते हैं, फिर उसमें कहाँ से कहाँ जम्फर लगा वो देखते हैं। जम्फर क्यों लगा उसको कोई समझने के लिए राज़ी नहीं है, और उसका उतना टाइम भी किसी का पास नहीं है। तो जम्फर कहाँ से कहाँ लगाना है वो खाली देखते हैं। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, आप अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है, डेड अगर आता है आपका पास, या तो हैंगन लोगो आता है, आपका बॉक कॉइल पे स्टेबल वोल्टेज है, आप सब कुछ ख़त्म कर लिए, रैम को भी रिबल कर दिए, CPU रिबल कर दिए, तब पर भी आपका नहीं बन रहा है, तो आप ये चीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है। तो हम उस प्रॉब्लम में बोर्ड पे भी काम करेंगे। तो बोर्ड पे काम करने से पहले एक बार मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन को दिखा देता हूँ आपको। देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में इतने ही लाइन है, इतने जगह है जिसको कि हम लोग को चेक करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं। तो वो लाइन पे कितना कितना वोल्टेज निकल रहा है, तो वो लाइन को वो पूरा ट्रेस करना कोई ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत पड़ता है, अगर मेरा बॉक कॉइल पर, ये जो बॉक कॉइल है इसमें अगर अनस्टेबल वोल्टेज आया, तब मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा कि पहले कौन बनता है, सेकंड में कौन बनता है, थर्ड में कौन बनता है, उसको हम चेक करेंगे। जब मेरा अगर बॉक कॉइल पे स्टेबल वोल्टेज होगा तो मेरे को इसको ज़रूरत नहीं है चेक करना। फिर हम सीधा चले गए रैम पे, रैम को क्या चाहिए उसको समझने के लिए। तो पहला है कि इस पर हमारा GR ओके है, और GR ओके है तो बॉक कॉइल पे वोल्टेज जब चेक करेंगे तब वो ओके होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रेडमी लिख रहा है और आगे नहीं जा रहा है, हो सके बॉक कॉइल अनस्टेबल हो, कोई एक बॉक कॉइल अनस्टेबल हो, तो उसका चक्कर में अगर कहीं शॉर्टिंग होगा तब भी होगा। तो उसको पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो हम पहले रैम को चेंज करने का बात उठा था, तो जो भी उठाया है उनका बात भी एक बार देख लेते हैं। रैम ये देखिए, ये है रैम U801। U801 देखिए U801 का ये है A। जितना भी बॉल होता है उसको डिवाइडेड कर दिया गया है। तो पहले हमको यहाँ पे देखना है कौन सा सप्लाई है, रैम को चलने के लिए कौन सा सप्लाई चाहिए। तो उसको देख के पहले एक बार कंफर्म हो जाते हैं। इसमें नहीं है, D आ गया, ये
ये फीडबैक लाइन है, ये फीडबैक लाइन है। एक बार कॉपी कर लेते हैं लाइन को, मतलब कि पेपर में पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइन का काम क्या है वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पे और एक फीडबैक लाइन है, 2 फीडबैक लाइन है और इतना सारा कैप लगा हुआ है, मतलब कुछ तो काम होगा ज़रूर एक चीज़। दूसरा हमको देखना क्या है कि रैम में और क्या क्या दिया है। बी, ये बी में ये देखिए रीसेट हो गया। इसको कॉपी करके पहले चेक करते हैं ये लाइन कहाँ जा रहा है। मतलब ये फिर से वही फीडबैक लाइन पे आ रहा है। फीडबैक लाइन पे आ रहा है मतलब यही सप्लाई का लाइन होगा। इसमें से कुछ सब वोल्टेज है जो कि रैम को ज़रूरी पड़ता होगा, मतलब कि रैम रनिंग के लिए चाहिए। अब ये लाइन कहाँ से आ रहा है पहले उसको देखना पड़ेगा। ये देखिए ये लाइन सीपीयू पे भी गया है और ये लाइन देखिए यहाँ पे आया है। ये देखिए इसको बोलते हैं एग्जिट बक। देखिए ये जो वीडियो है उस बंदा के लिए है जो कि मतलब प्रॉपर काम करना चाहता है, और जो बोलेगा यूट्यूब देख के मैं खाली जंपर मार दूंगा कहाँ से कहाँ तो मेरा काम बन जाएगा, उसके लिए नहीं है। तो पहले मेरे को सप्लाई लाइन खोजना था रैम का, और उस रैम का सप्लाई लाइन पे मैं देखा था एक रजिस्टर लगा हुआ था, तो मेरे को वहीं से पता चला VDD-Q EMI VDD-Q उसका सप्लाई लाइन है। ये देखिए ये आया है यहाँ पे, मतलब यहाँ से ही सप्लाई बन के रैम पे जाता है। ये बात तो हम लोग कंफर्म हो गए। तो रैम का जो नंबर था उसको हम लोग उसमें जब चेक किए तो उसमें ये वाला जो लाइन है EMI VDD-Q उसमें हमको मिला था ये वाला लाइन सप्लाई का लाइन है। ये देख लीजिए ये लाइन सप्लाई का लाइन है। तो ये लाइन सीधा आके यहाँ इसको हटा देते हैं। ये एग्जिट बक है, एग्जिट बक है। और यहाँ से ये लाइन पे जब तक 0.6 वोल्ट निकल के रैम पे नहीं जाएगा तो रैम जो है कि रनिंग नहीं करेगा। अच्छा, एक तरफ से ये क्लियर हो गया कि रैम को चलने के लिए 0.6 वोल्ट चाहिए, और 0.6 वोल्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए वो जानते हैं। देखिए यहाँ पे VSYS मीडियाटेक का बोर्ड है, तो यहाँ पे VSYS VPH का जगह में VSYS लिखा रहता है। तो ये जो 3.8 वोल्टेज जो यहाँ आता है VPH का, ये डायरेक्ट गया यहाँ। और डाटा क्लॉक का लाइन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर रैम का काम है तो रैम के लिए डाटा क्लॉक का लाइन तो चाहिए। और फिर एग्जिट PMI एनेबल 1, ये जो एनेबल 1 होता है एग्जिट PMIC एनेबल्ड 1 जो लिखा हुआ है ये आता है डायरेक्टली पावर IC से। अगर ये अगर लाइन नहीं आएगा तब पावर IC हाथ से गिरा हुआ सेट है, अगर पावर IC का बॉल अगर खुल गया होगा, ड्राई हो गया होगा, ये भी नहीं आएगा तब पर भी ये IC एक्टिव नहीं होगा। तो और एक है यहाँ पे 1 PMU, ये जो 1.8 वाला लाइन है ये एक और ये 2 और एक 3 सप्लाई और डाटा क्लॉक का लाइन 2, टोटल 5 होगा। तब जाके इसमें से स्विचिंग 1 और 2 दोनों जॉइंट है, इस कॉयल का जरिया से फिर जाएगा रैम को सप्लाई। और रैम को जाने का बाद यहाँ पे देखिए हम जहाँ पे पहुँचे थे EMI VDD-Q FB मतलब फीडबैक का लाइन, वहाँ पहुँचने का बाद फिर से रिटर्न एक लाइन आता है यहाँ। तो एक तरफ से मान के चले कि हम अगर एक डायग्राम बनाते हैं और एक न्यू पेज खोल लेते हैं, ये न्यू टेक्स्ट खोल दिए और यहाँ हम एक चीज़ बना के देखते हैं कंफर्म कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो उसको जानना ज़रूरी है। ये देखिए तो ये एक ले लिया मैं, ये मान लीजिए ये हो गया एग्जिट बक और ये हो गया रैम। तो और ये हो गया पावर IC।
तो एक तरफ से ये देखिए ये हो गया PM, पावर IC। ये हो गया बक कॉइल नहीं है, ये है मतलब बक IC, एग्जिट बक IC। और ये हो गया रैम। तो पहला तो है कि जो हमारा चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC से CH, इसको CH कर दिए तो चार्जिंग IC से सीधा जाएगा यहाँ और इसमें आएगा 3.8 वोल्ट। ये हो गया क्लियर। फिर एक डाटा क्लॉक का लाइन तो चाहिए जो कि CPU से आएगा, और एक CPU भी बना लेते हैं। ये हो गया CPU। तो CPU से सीधा 2 लाइन कर देते हैं। एक हो गया डाटा D और ये हो गया क्लॉक C। तो सिस्टमेटिक हम समझ रहे हैं आखिर ये काम कैसे करता है। डाटा हो गया और क्लॉक हो गया, D और C, डाटा हो गया और क्लॉक हो गया। 3.8 चला गया एग्जिट बॉक्स पे। अब पावर IC से एक PMU लाइन जाएगा, PMU लाइन जाएगा। ये हो गया 2, और एक 1.8 जाता है, और वो जो 1.8 है वो भी पावर IC से ही जाएगा। ये भी गया पावर IC से। तो मतलब टोटल 1 2 3 सप्लाई और डाटा और क्लॉक लाइन मिल के टोटल 5 लाइन हुआ। 5 लाइन के बाद इसको अगर हम क्लियर नहीं करके भी यहाँ से देखें तो फिर यहाँ से एक लाइन बनता है जो है 0.6 वोल्ट, और ये लाइन आ जाएगा आपका रैम का अंदर। रैम आने का बाद रैम का और एक पिन से एक लाइन जाएगा फिर इसका अंदर। ये हो गया इनपुट इन, और ये हो गया फीडबैक FB कि मैं पहुंच गया हूं बोल के एक लाइन है। अगर ये आ गया और ये नहीं जाएगा तब पर भी एनेबल्ड एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि PMU एनेबल्ड तो मिला है। और PMU एनेबल्ड मतलब ये टोटल 5, मतलब यहाँ से जब आउट हो इन होके यहाँ आएगा और यहाँ से जब आउट होगा तब एनेबल्ड लाइन एक्टिव हो जाएगा, तब रैम भी काम करेगा और CPU से डाटा क्लॉक भी आएगा, तो सब कुछ काम होगा। तो एक तरफ से फंडा है यही। तो सीधा सा बात है, ये जो 3 लाइन है, ये 3 इनपुट अगर ओके है तब आउटपुट निकलेगा। तो फिर से हम बर्नियो पे चलते हैं। ये देखिए ये 1.8 लाइन है। अब ये 1.8 लाइन और ये एग्जिट PMI C इनेबल्ड 1 ये चाहिए, डाटा क्लॉक चाहिए, और यहाँ पे VPS वोल्टेज मतलब VSYS मीडियाटेक है तो चाहिए। अगर इसका बीच में अगर ये कैप भी शॉर्ट हो जाता है तब भी ये IC काम नहीं करेगा, तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा, तो रैम भी काम नहीं करेगा, मतलब डेड का भी चांस है। मतलब ये एग्जिट बॉक्स का चक्कर में आपका डेड भी हो सकता है। तो ये एक हो गया सप्लाई का लाइन। इसका सिवा ये हो गया फीडबैक का लाइन। अब रैम को और क्या चाहिए वो चलती है, चल के एक बार देखना है। फिर से चलेंगे उसका U801 पे। U801 नेक्स्ट किए तो 801 पे ये है बी सेक्शन, मतलब IC का जितना बॉल है उसको डिवाइडेड किया गया है। तो हम एक सप्लाई का लाइन खोजे थे, ये जो EMI VDD-Q एक था, इसमें क्या और कोई सप्लाई लाइन है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमको तो B में नहीं मिला, फिर आ गया A EMI VDD-Q, A2 लिखा है यहाँ, इसको एक बार देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे EMI VDD-Q यहाँ पे 2, ये हो गया 1 जो हम लोग पहले भी किए थे।
तो इसको हम लोग पहले किए थे, अभी ये और एक मिला है। तो रैम को तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें से क्या है कि एरो देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये जो है ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, सप्लाई है। तो हम एक चेक कर लिए थे, तो और एक को चेक करना है। तो और एक को चेक करने के लिए सीधा हम चलते हैं वही सेम सिस्टम। फिर इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे और एक आईसी है, क्योंकि यहाँ पे देखे EMI VDD2, ये जो VDD2 आ गया, इसका भी एक फीडबैक लाइन है। तो पहले इसमें आया था वही, अब इसमें भी वही है। तो मतलब और एक लाइन आईसी ज़रूर लगा होगा। अब कौन सा आईसी है उसको समझने के लिए हम फिर से चलते हैं। ये किस में आ गया, ये कोर CPU, ये डायरेक्ट CPU पे आ गया। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब मिला और एक आईसी, ये देखिए। इसको हटा देते हैं, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे और एक बक लगा हुआ है, इसमें भी एक एग्ज़िट बक लगा हुआ है। और ये एग्ज़िट बक से क्या काम बनता है ये जानते हैं। ये है 1.125 वोल्ट EMI VDD2। मतलब ये भी एक, मतलब रैम को चलने के लिए क्लियर सा बात है कि 2 सप्लाई चाहिए। तो जब हर दुकान वाला उनको बोल दिया है अगर हर दुकान वाला उनको बोल दिया है कि आपका रैम चेंज करना पड़ेगा, तो इनका पास बजट नहीं है। तो हम भी देखेंगे, अगर रैम चेंज करना पड़ेगा तो अलग बात है। अगर रैम चेंज ना करके अगर हो पाएगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है आईसी का, हम पहले उसका बारे में स्टडी कर रहे हैं कि रैम का जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर क्लियर नहीं मिल रहा होगा तब रैम चेंज ना करके हो पाएगा। अगर रैम का रिक्वायरमेंट सब कुछ सही रहेगा तब जाके रैम चेंज करना ज़रूरी है, और हम भी सेट को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इसको अच्छा से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ बार बार बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। इसका सप्लाई 1.125 वोल्ट है। तो ये है, इसमें भी देखिए हम जो फीडबैक लाइन देखे थे, फीडबैक लाइन में जो कैपेसिटर्स बहुत सारा लगा हुआ था, ये आ गया भी, ये है आउट। तो इसका इन कौन सा है, इन, इसमें भी मतलब VSYS 3.8 वोल्ट इन है और डाटा क्लॉक है, मतलब सेम है। एग्ज़िट PMI 1, उसमें 2 था, इसमें एग्ज़िट PMI 1 एनेबल्ड का दिया है। लेकिन इसमें 1.8 उसमें एक एक्स्ट्रा था, इसमें नहीं है। मतलब एक तरफ से एक और दो इनपुट है, और डाटा क्लॉक ला लाइन मिलने से तब जाके आउटपुट निकलता है, तब रिटर्न फीडबैक इसको मिलता है। तो सीधा सा बात है, ये कहाँ पे लगा हुआ है चेक करते हैं, और इसको चेक करके हम सीधा चेक करेंगे वहाँ पे ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा होगा तो हम भी कस्टमर को रिटर्न कर देंगे कि नहीं, रैम चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा होगा तब हमारा फ़ायदा है, क्योंकि रैम चेंज करने के लिए उनसे हर दुकान वाला बोला है कम से कम 800-1000 रुपया करीबन लगेगा। और मैं बोला हूँ कि अगर बिना रैम चेंज करके हो जाएगा तो मैं 300 रुपया में कर दूँगा। तो देखते हैं आज हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो एक बार अच्छा से इसको हम देख लिए। आप जानते हैं कि ये जो आईसी कहाँ पे लगा है, U2801। हम इसका लेआउट में चलते हैं, और लेआउट में हम लोग खोले थे यू ये जो है फ़ोटो है, इसमें सर्च नहीं हो पाएगा। ये देखिए U2801 जो है, इसका दिया है आईसी
मतलब ये जो कॉयल है, एक बार स्मेटिक को देख लेते हैं। ये जो कॉयल है 2803, इसमें 1.125 आना चाहिए। इसमें ये जो कॉयल है इसमें आना चाहिए। ये एक गया, और दूसरा इसी में भी एक कॉयल लगा हुआ था, और U2802 मतलब और एक जो है, तो ये हो गया हमारा 1.1 वोल्ट का लाइन पकड़ के चलते हैं, और ये हो गया 0.06 वोल्ट, सॉरी 0.06 वोल्ट तो नहीं होगा, ये 0.6 वोल्ट खाली होगा। और ये 1.1 वोल्ट का लाइन है, 125 ऐसे लिखा हुआ था तो लाइन है। तो ये इसको तो हमको चेक करना ही करना है। अगर कॉयल पे वोल्टेज आ गया तो हम भी रैम चेंज करने को बोलेंगे, नहीं आया तो फिर हमारा किस्मत। ये हो गया। अब सीधा सीधी हम चलते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे जाके डायरेक्ट देखेंगे कि अच्छा और एक चीज़ है, ज़रूरी चीज़ मैं बता दूंगा। ये जो बिटमैप है, क्या ये लाइन प्रॉब्लम होने से सेट डेड होने का चांस है? ये आईसी का अंदर गया और कॉयल से आउट। ये देखिए सीपीयू पे है, सॉरी सीपीयू है, रैम है, और इसका साथ में ये लाइन गया है यहाँ। मतलब पूरा सेक्शन बोलने से क्या मतलब, सीपीयू का बैक साइड हो गया और रोम छोड़ के बाकी सब जगह गया है। और इस साइड पे देख लेते हैं, और एक एग्जिट बग पे देखिए। जो बर्नियों को समझ के काम करना चाहता है उसके लिए तो अच्छा है वीडियो, और जो बर्नियों को नहीं समझता है, खाली यूट्यूब देखो और जंपर मारो, उसके लिए कुछ फ़ायदा में नहीं है वीडियो। ये देखिए ये भी बहुत सारा जगह में जाता है। हाँ, रैम छोड़ के बाकी सब जगह जा रहा है। तो सीधा सा बात हमको समझ में आया कि पहले हमको आउटपुट चेक करना है, क्योंकि मेरा बॉक कॉइल स्टेबल है। तो अब मेरा रैम में ही काम करना है, तो मेरे को आउटपुट चेक करना है। तो अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि करंट नहीं है। तो अभी ये जो कॉयल है मैं दिखा देता हूँ। 2 कॉयल, ये एक कॉयल है और ये एक कॉयल है। इसमें 1.1 वोल्ट और इसमें 0.6 वोल्ट आना चाहिए। तो ये कॉयल जो है कि पूरा पेस्टिंग हो गया है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे तो हमको पहला बात है कि करंट आते आते हम जीआर चेक कर पाएंगे। और जीआर चेक करने का और एक तरीका होता है, इसका हम टीपी पॉइंट ढूंढ लेंगे तो और अच्छा होगा। तो टीपी पॉइंट कैसे ढूंढेंगे उसको देखने के लिए हम चलते हैं और एक बार सीधा सा यहाँ पे, और कौन सा जगह चेक करने से हमको क्लियर हो जाएगा। कोई कैपेसिटर पे लगा है, ये देखिए इसका पास में ये कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है इस पर हम जीआर चेक करेंगे, और ये कॉइल का पास में इस पर एक कैपेसिटर है, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे 2 कैप है और यहाँ पे 1 कैप है, तो यहाँ से हमको जीआर क्लियर हो जाएगा। तो इसका जीआर पहले चेक कर लेते हैं। तो अभी डायोड मोड पे है, तो पहले हम कैपेसिटर पे एक बार नहीं, बजर मोड में अगर चेक करते, क्योंकि लाइन तो हम बक कॉइल पे सब स्टेबल है, तो इसलिए इस पर डायरेक्ट ही हम जीआर चेक करते हैं। और जीआर चेक करने का टाइम में एक साइड देख लेते हैं। इस साइड ग्राउंड ओके है, और इस साइड पे जीआर नहीं आ रहा है। एक चीज़ इस साइड पे देखिए ओके, और इस साइड पे नहीं आ रहा है। तो और एक कॉइल है, तो वहाँ पे भी एक कैप लगा हुआ है, तो उधर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका ग्राउंड ओके है, और इस साइड पे इसका जीआर आ रहा है 287। आप ये जो 287 जीआर आ रहा है,
ये जीआर को आप कोई भी डेड बोर्ड आया, इस टाइप का प्रॉब्लम आया, आप अगर खाली जीआर से भी उसको समझ पाएंगे। तो इस पे आउटपुट है निकल रहा है, लेकिन इस पे आउटपुट नहीं निकल रहा है। कुछ ड्राई है जैसा लग रहा है, आके चल गया। तो सीधा सा बात है कि मेरा ये कॉइल पे जीआर नहीं है, इस पे जीआर नहीं है, और इस पे जीआर है, इस पे जीआर नहीं है। तो ये कॉइल ख़राब हो सकता है, या तो आईसी से इनपुट, एक बार आईसी का इनपुट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी कैप लगा हुआ है उसको चेक करने से कंफर्म हो जाएगा आईसी का इनपुट ओके है या नहीं है। इस पे जीआर क्या हो रहा है कि कभी कभार आ जा रहा है और कट जा रहा है। इस पे कभी कभार जीआर आ रहा है और कट जा रहा है। तो एक बार ये आईसी या तो ये कॉइल, पहले ये कॉइल को एक बार हीट दे के देखते हैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन सेट था। तो एक बार हीटिंग करके देखते हैं, अगर उसमें हो गया तो ठीक। आप सोच रहे होंगे मैं बड़ा नोज़ल क्यों यूज़ किया हूँ। बड़ा नोज़ल आईसी का काम में यूज़ करते हैं, इसको मैं इसलिए यूज़ किया हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट्स है। अगर बाकी कोई कंपोनेंट्स अगर ड्राई हुआ होगा तो सब पे थोड़ा सा हीट लगेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी सब पेस्टेड एरिया है, तो इसको मैं फ्लक्स दे के और गंदा नहीं करना चाहता हूँ। ये कॉइल को थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, क्योंकि आ रहा है जा रहा है जीआर। एक बार कंफर्म हो जाएंगे और एक बार सेट अगर ऑन हो गया तो इसको फिर दोबारा उठा के फ्लक्स दे के क्लियर कर लेंगे। बोर्ड पे अभी अगर हम चेक करेंगे तो हीटिंग है, तो कुछ भी जीआर आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होना देना है। तो इस जगह में जीआर आ रहा था, अभी इस जगह पे देख लेते हैं। देखिए इस जगह में जीआर आ गया, लेकिन 38 है, 0.038 है। और इस जगह में जो है ये तो ग्राउंड हो गया, और इस जगह में आपका जो मतलब एक तरफ से मान के चलें कि जिसमें इसमें 1.1 वोल्ट आना चाहिए। तो इस जगह में जीआर जो है कम है, और इस जगह में जीआर जो है ज़्यादा है। जहाँ पे 0.6 वोल्टेज आना चाहिए वहाँ पे जीआर ज़्यादा है। ये देखिए, और थोड़ा मीटर इधर कर देता हूँ। अभी तक हम लोग वोल्टेज चेक नहीं किए हैं, अभी सिर्फ हम लोग जीआर पे ही काम कर रहे हैं। और इस जगह में जीआर जो है अप डाउन हो रहा था, अभी 39 पे अटक गया है। तो एक बार पहले सेट को ऑन करके देख लेते हैं। अगर ऑन हो जाता है तब मेरे को ये जो कॉयल है इसको उठाना है और कैप को उठाना है, फ्लक्स दे के फिर इसको फिक्स करना है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन सेट है, नहीं तो फिर से दोबारा रिपेयरिंग के लिए आ जाएगा सेम प्रॉब्लम।
9A और 9C दोनों का सेम बोर्ड है और सेम में दोनों में सेम फंडा ही प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए रेडमी तो आ चुका है, एक बार दिखा देता हूँ वही सेम है, फिर नहीं तो बोलेंगे कि नहीं बोर्ड चेंज हो गया। देखिए अभी आगे गया है, एक बार वेट कर लेते हैं सेट पूरा ऑन होने का। देखिए अगर वो 2 आईसी में शॉर्टिंग भी आ जाता है, देखिए सेट पूरा ऑन हो गया। अब टच वगैरह काम कर रहा है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। नहीं कर रहा है, सब कुछ ओके है। अभी सीधा सा बात है कि एक बार उसको जो है कि फ़िक्स करना है, क्योंकि अगर फ़िक्स नहीं करेंगे तो दोबारा ये जो फ्लक्स दे के अगर इसको फ़िक्स कर देते हैं कॉयल और कैप को, और साथ में ये आईसी ये भी ड्राई हो सकता है, तीनों का अगर हीट करके फ़िक्स कर देते हैं तो ये काम पूरा बन जाएगा। तो रैम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आज जो है कि बिना रैम चेंज किए हुए जहाँ 800 रुपया लगने का था तो वहाँ 300 रुपया में काम बन गया। अब उतना सा काम के लिए अगर 300 रुपया मिल रहा है तो बहुत बड़ा बात है। तो आप लोग का पास भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, अगर आप टोटल पावर आईसी को पूरा चेक कर लिए तब पर भी आपका नहीं बनता है, सेट डेड है, शॉर्टिंग बता रहा है, शॉर्टिंग निकाल नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट में कम से कम 9A और 9C जिसमें कि 6357 CRB लगा हो, तो उसमें याद रखना है कि एग्जिट PMIC 1 एग्जिट PMI 2 दो लगा हुआ है, दोनों यहीं पे है। हर कोई एक्चुअली में क्या है ना, इसको इग्नोर हर कोई इसलिए करता है ये छोटा आईसी है, और छोटा आईसी वो ब्लूटूथ या वाईफाई का होगा या तो कोई कैमरा का दे दिया है, तो ये चीज़ सोच के इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन ये रैम के लिए है। अब रैम को खाना ही नहीं मिलेगा, वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से करेगा। एक्चुअली में इसमें अप डाउन हो रहा था, जिसका चक्कर में एमआई लोगों पे ही रुका हुआ है। परफेक्ट वोल्टेज मिलेगा तब जाके ये ऑन होगा। तो रैम को वोल्टेज मिल गया, अभी वो ऑन हो गया। बस इतना ही है। इसमें एक चीज़ है कि आपको कंफर्म करना है कि ये 9A और 9C में कि 0.6 और 0.1 वोल्टेज रैम को मिलेगा तब रैम काम करता है। मिल गया तब पर भी काम नहीं कर रहा है, तब आप रैम चेंज कर सकते हैं। और इस टाइप का अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि 9A का बारे में 9A डेड है तो हम कैसे चेक करें, उसका बारे में अगर समझना है, 9A का फॉल्ट बहुत आता है डेड का, उसका बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के दूंगा।